हमारा ये जो सेक्शन है ये भी मैकेनिक्स का है और मैकेनिक्स में जो हम यहाँ पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर मोशन के हिसाब से है। और जो सर्कुलर मोशन है, दिखाओ जी हमने क्या पढ़ा इसके बारे में। हमारे बुनियादी टॉपिक का नाम है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। क्या पढ़े जी हम? वी आर स्टडीइंग बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्या? रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी हैं। सबसे पहले तो बेसिक सर्कुलर प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे कि यार ये सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, फिर सर्कल के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में से लीनियर वाली कैसी होती है और एंगुलर वाली कैसी होती है। फिर हमने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने की कोशिश की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल को ही कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा हो तो जितना एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें किसी को मसला है? मेजर करने के लिए जो एसआई ने प्रिस्क्राइब की है यूनिट वो रेडियन है, और रेडियन की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हमने एक तो 1 रेडियन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की है, फिर हमने 1 पाई रेडियन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की है। मैंने 2 जगहों पर लेक्चर को बहुत ठहर कर बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की थी। इनिशियली जब मैं 1 पाई रेडियन समझा रहा था, ये 1 पाई रेडियन कितने होते हैं? सीधी लाइन को कहते हैं सर। किसको कहते हैं जी? बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर, जिसको हम ओ लेवल में 180 डिग्री कहते थे, उसको अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? उसको अब यहाँ पे 1 पाई रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अच्छा, अगली बात क्या है? एक तो क्या 1 पाई रेडियन की अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेट लाइन एंगल इज नोन एज 1 पाई रेडियन। इसमें कोई मसला है? लेकिन अगर आप जस्ट 1 रेडियन की बात करते हैं, जस्ट किसकी? 1 पाई रेडियन की नहीं, किसकी भाई? 1 रेडियन की, तो उसकी कितनी वैल्यू है? उसके डिग्री गिनेंगे तो 57.3 डिग्री गिन लीजिए। और अगर आप उसका सिर्फ क्या गिने, अगर आप उसके मतलब डिग्रीज ना गिने, उसकी शेप दिमाग में लाएं, तो क्या शेप दिमाग में लाई जाती है? सर जी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो बेटा जो इस वक्त की अभी तक जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है उसकी समरी क्या है? उसकी समरी ये है कि सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमारी सबसे पहली जो क्वांटिटी है इस चैप्टर की, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? सर जी सिंबल इज थीटा। उसकी यूनिट क्या है? सर जी यूनिट इज रेडियन। और उस रेडियन की अंडरस्टैंडिंग क्या है? उस रेडियन की अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर उससे भी पीछे जाएं, आई थिंक 3 अंडरस्टैंडिंग्स बड़ी जरूरी हैं। एक क्या है जी? 2 पाई रेडियन, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर एक क्या है जी? 1 पाई रेडियन, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर एक क्या है जी? जस्ट 1 रेडियन, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल ये 1 रेडियन की अंडरस्टैंडिंग क्या है? आई होप यू नो। सर जी इसकी अंडरस्टैंडिंग इज इस तरह की, इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारी जितनी वैल्यू रेडियस की है, अगर आर्क की लेंथ भी क्या हो गई? रेडियस के बराबर हो गई, तो जो ये एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? ये 1 रेडियन के बराबर होगा जी। तो भाई ये शेप जो है, ये वाला जो सेक्टर का पीस है, ये हमें 1 रेडियन की डेफिनेशन सुनाता है कि इफ व्हाट 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to क्या? By an arc whose length is equal to radius of the, this gives us the meaning of 1 radian. On the other hand, अगर आपने 1 pi radian की फीलिंग लेनी है तो सर जी इधर जाएं, फिर वो गोल गोल घूमकर पूरा सेमी सर्कल घूमकर इधर आ जाएं, तो what is this? This is that 1 radian. और अगर आपने 2 pi radian को फील करना है तो वो क्या है कि सर जी कितना घूमे?
पूरा घूम जाए सर, पूरा घूम जाए तो 2 पाई रेडियंस है, ठीक है। हाँ, इन तमाम का डिग्रियों का मीनिंग भी आपको पता है कि सर 2 पाई रेडियन का डिग्रीज का मीनिंग क्या है, 361 पाई रेडियन का डिग्रीज का मतलब क्या है 180 डिग्री, और 1 रेडियन का डिग्रीज का मतलब क्या है 57.3 डिग्री। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ये मेरे लास्ट लेक्चर की समरी है। एनीवन? नो? अच्छा, मुझे लगता है मैंने इसके बाद भी कुछ और किया था। सिर्फ इस एंगल के बाद हमने कल कुछ और भी किया, एक फार्मूला भी ड्राइव किया था। वो फार्मूला क्या ड्राइव किया, जहां से भी किया, 3 तरीके हैं उस फार्मूले को समझने के या ड्राइव करने के, ठीक है। ओ लेवल में एक फार्मूला था, फिर ए लेवल में कुछ, आई थिंक मैं सीधा सीधा उस फार्मूले पे जाऊंगा। क्या फार्मूला हमने डिस्कस किया जी, अगर आप किसी भी मतलब याद रखना, आर्क लेंथ अगर रेडियस है तो एंगल 1 रेडियन है, अगर आर्क लेंथ रेडियस से बड़ी है एंगल हमने क्या कहा था 1 रेडियन से बड़ा होगा। खैर करते करते आर्क लेंथ का और क्या बोलते हैं थीटा का हमने क्या डेवलप किया था, सबसे पहले एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप की थी, फिर उसकी हमने एक इक्वालिटी डेवलप की, के थीटा की जगह क्या कर दिया आर थीटा हमने डेवलप कर दिया। और अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी असल क्वांटिटी का नाम क्या है, तो मुझे इस इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना चाहिए, मुझे सब्जेक्ट थीटा को बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए, मुझे थीटा को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो लीजिए जनाब, यहां से आपका लेक्चर स्टार्ट होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या, एल ओवर आर। ये लीजिए, ये लिखें भाई, नहीं उधर ही जहां पे आपको मालूम है मेरा हर अगला लेक्चर पिछले लेक्चर की जहां लाइन खत्म होगी उसी से मैं अगली लाइन स्टार्ट करता होता हूं। तो जहां पे आपने कल काम खत्म किया उसी के फौरन बाद क्या लिखिए, उसी इक्वेशन के फौरन बाद आई थिंक थीटा को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर आप थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या इक्वेशन निकलती है, थीटा इज इक्वल टू क्या, एल ओवर आर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम थीटा को एक डिराइव्ड क्वांटिटी समझते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हम उसके फार्मूले का इस्तेमाल करते होते हैं। हाँ जी, थीटा के लिए हालांकि मैंने जब इसको शुरू में लिखवाया मैंने तब भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। तब मैंने क्या लिखा है, सर इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, या बाय व्हाट, बाय द रेडियस जो कि मूव कर रहा है या स्वीप कर रहा है। अच्छा, बहरहाल अब जब मैं इस थीटा की डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज क्या, द रेशियो ऑफ क्या, आर्क लेंथ टू द क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। हैं जी, किसको मसला है इस बात से? ठीक है, तो काम करिए जरा इसको इस फार्मूले के बाद जरा डिफाइन करें। देखिए जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज ऑल्सो डिफाइंड एज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज angular displacement is also defined as the ratio of क्या, defined as the ratio of arc length to the radius of the circle, ratio of arc length, इसको जरा सारा अगर बंद करवा दें प्लीज, ratio of arc length to the क्या, radius of the circle। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, हाँ आता हूं, उसी तरफ आता हूं, ये तो सारी बहस है आज की, ठीक है जी। इस बहस से हमने कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करनी है। मुझे आप एक बात बताएं, पहले मैंने कहा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को कहते हैं, मतलब अगर आप 2 लेक्चर्स पीछे चले जाएं तो मैंने वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए क्या समझाया, सर जी इट इज द एंगल एट द सेंटर, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वहां से फीलिंग क्या आती है, क्या फीलिंग आती है वहां से कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को ही कहते हैं, जैसे ना डिफाइंड डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फिर हम कहते हैं व्हाट इज लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम जब डिस्टेंस समझाने लगते हैं कहते हैं लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, लेंथ समझाने लगते हैं कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
तो लेंथ को समझाने के लिए डिस्टेंस और डिस्टेंस को समझाने के लिए लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं कोई डिफाइन टाइम, तो हम क्या कहेंगे? सर जी, इट इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। विच इंटरवल? सर टाइम इंटरवल। तो इट इज टाइम? सर इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो टाइम को समझाने के लिए आपने टाइम का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, मैथ्स को समझाएं, व्हाट इज मैथ्स? सर जी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड इन अ बॉडी। अच्छा, व्हाट इज मैटर? सर मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बात हो रही है? ये मसला हमें किधर पेश होता है? हाँ जी, ये मसला हमें पेश होता है बेस क्वांटिटीज के अंदर, कि सर वो उनको समझाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज को समझाने के लिए उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जैसे टेम्परेचर क्या है? इट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस? सर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, सो आई थिंक ये जो बेस क्वांटिटीज का मसला था वो क्या था? उनको डिफाइन करने के लिए हम किसी और क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते थे। क्या करते थे? सर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती थी, हमें लेंथ को डिफाइन करने की जरूरत ही कोई नहीं है, हमें मैथ को डिफाइन करने की जरूरत ही कोई नहीं है, हमें टाइम को डिफाइन करने की जरूरत ही कोई नहीं है। उस हिसाब से वो क्या खाता है उनका? उस हिसाब से उनका क्या खाता बनता है? सर दे आर बेस क्वांटिटीज। क्या खाता बनता है उनका? अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब हम डाइव क्वांटिटीज पे जाते थे, लाइक स्पीड, डिफाइन इट, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हाँ सर जी, वो डिस्टेंस और टाइम को क्या करना पड़ेगा? तो उसका एक फार्मूला है, डिफाइन फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वहां पे भी सर आप या तो डेल्टा पी ओवर टी कर रहे हैं या एम इंटू ए कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर फार्मूला है ना। अच्छा, जिनका प्रॉपर फार्मूला होता है, जिनको डिफाइन करने के लिए आप और क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? उन क्वांटिटीज को सर जी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें किसी को मसला है भाई? अच्छा, अब एक मसला स्टार्ट हो गया है। आपने पहले एंगल को डिफाइन करने के लिए, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए एंगल का लफ्ज लिया, या एंगल को डिफाइन करना होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना होता तो एंगल बोल देते हैं। तो उस जुमले से फीलिंग क्या आई कि सर ये बेस क्वांटिटी है। लेकिन अभी जब देखते हैं तो यहां से क्या फीलिंग आती है? यहां से फीलिंग आती है कि क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और हमने एफएससी को भी देखा हुआ है, वो क्या कहता है? वो कहता है भाईजान, ना ये बेस क्वांटिटी है ना ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये क्या है? ये कोई ज्योमेट्रिकल या वो क्या कहते थे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। मतलब इसकी यूनिट को ना तो आप बेस यूनिट बोलेंगे, ना आप इसकी यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, आप इनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे? आप इनकी यूनिट्स को क्या भाई? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाईजान? अच्छा, तो ये कोई मसला भी हमारे पास जन्म लिया था। ये मसला जन्म क्यों लिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाला? क्या मसला था ये? यही तो मसला है सर जी। कुछ लोग कहते हैं वो क्या है, कुछ लोग कहते हैं एंगल क्या है? बेस क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर, बचपन से पता है एंगल होता है। ठीक, कुछ कहते हो नहीं हो भाई, एंगल को समझाने के लिए या तो सर्कल इस्तेमाल करो या एंगल को समझाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो। वो सम पीपल ऐप खेलते रहो। ठीक है, तो भी आप वहां से एंगल समझाओ या फिर यहां से एंगल समझाओ। फिर जहां से भी एंगल समझा रहे हो, कहने का मतलब यह है, या तो मतलब एक लड़ाई सी है। इन सम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल शुड बी बेस क्वांटिटी, कुछ साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल शुड बी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब मुसीबत क्या है, अभी तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि इसको बेस क्वांटिटी के खाते में डालना है या इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज के खाते में डालना है। तो ए लेवल वाला बच्चा के साथ ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ए लेवल वाले बच्चे को क्या कहना चाहिए? सर ये तो सवाल ही नहीं बनता, फिर मुझसे तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि बेस है कि डिराइव्ड है। लेकिन हाँ, एंटी ट्रस्ट वाले के लिए क्या सवाल बनता है? पूछेगा भाई वो ये क्या है, तो क्या लिखेंगे? बेस तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, डिराइव्ड भी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ऑप्शंस में या तो ज्योमेट्रिकल होगा तो वो उसको टिक करेंगे, और यूनिट्स के लिए सप्लीमेंट्री का लफ्ज होगा तो उसको टिक कर लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बहरहाल और वो मसला भी समझ आ गया आपको कि ये क्या सिचुएशन हुई है कि उस पहले लेक्चर की पहली डेफिनेशन के मुताबिक ऐसी फीलिंग है जैसे ये बेस क्वांटिटी है। अभी जो डेफिनेशन लिखी है इसके मुताबिक कैसी फीलिंग है? ऐसी फीलिंग है जैसे ये डिराइव्ड क्वांटिटी है।
और हकीकत में क्या है, साइंसदानों ने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया कि ये बेस क्वांटिटी के खाते में रखें या इसको डिराइव को इग्नोर ही करते, इग्नोर करो यार, जरूरत ही नहीं है इसकी भी इतनी ज्यादा हमें, ठीक है। वगैरह सिर्फ एक चैप्टर में तो एक क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो भी तब जब किसी ने सर्कुलर मोशन पढ़ना हो, तो हम वहां पे इसके लिए इतनी बड़ी पेन नहीं ले रहे कि क्या करें क्या ना करें। हालांकि कर देना चाहिए, जान छुड़ा देनी चाहिए यार, इधर करें उधर करें, जान छुड़ाएं, ठीक है। ये वैसे एक बीच में पसूड़ी डाल दी उन्होंने जिसकी समझ ही नहीं आ रही किधर जाना किधर नहीं जाना। बहरहाल मैंने जितनी बात करनी थी मैं कर चुका हूं, ठीक है। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल पैदा होता है तो जरूर जनाब हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? हाँ जी? नो? पक्की बात है भाई? चलो, आई थिंक ये सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। एक काम करें यार, जिस पेज पर अभी है ना उसके हेडर पे जाएं। जहां पे आपने ये वाली डेफिनेशन लिखी थी उधर जाएं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक दो पेजेस पीछे होगी, जहां पे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था। कैसे? इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय व्हाट? बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस पेज के हेडर में जाके लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंगल शुड बी अ बेस क्वांटिटी। उस पेज के हेडर पे जाएं, उस डेफिनेशन के साथ स्टार लगाएं, जहां पे आपने डेफिनेशन लिखी है वहां स्टार लगाएं, और स्टार का एक ऊपर पेज के हेडर पे एक नोट दें स्टार का। कैसा स्टार क्यों लगाया है? स्टार इसलिए लगाया है कि हम ये लिखना चाहते हैं कि एंगल शुड बी क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंगल शुड बी अ बेस क्वांटिटी। ठीक हो गया? एंगल शुड बी अ बेस क्वांटिटी, should be a base quantity. ब्रैकेट में लिख दीजिए, बट इट इज नॉट। होनी तो चाहिए लेकिन है नहीं, बट इट इज नॉट। अच्छा, बट इट इज नॉट। अब अगले पेज पर हैं जहां पे आपने भी डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन के साथ भी कुछ स्टार या हैशटैग का निशान लगाएं, जो अभी लिखी है पुत्र। अभी क्या लिखा है? नहीं पुत्र, अगले पेज पर आए। आज के लेक्चर में एंगल की क्या डेफिनेशन लिखी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ। इस डेफिनेशन पे एक स्टार का निशान लगाएं और इस पेज के हेडर पर आ जाएं। आगे भाई, आगे आगे, आदि साहब आगे आगे आगे, हाँ यहाँ पे जाएं। इधर जो जहां पर अभी आप मौजूद हैं उसके हेडर पे फिर जाएं, वहां क्या लिखें? लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंगल शुड बी क्या? अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंगल शुड बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। But it is not. According to this definition, angle should be a derived quantity. आता हूं, this definition, angle should be क्या? A derived quantity. यहां पे भी क्या लिखें? But it is not. But it is not. तो फिर क्या सिचुएशन है? पिछले पेज पे क्या है? बेस है, तो मैंने कहा जी असल में तो नहीं है। यहां का है कि ड्राइव्ड है, तो मैंने कहा असल में ड्राइव्ड भी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर एक तीसरी किस्म की कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट को ना तो बेस यूनिट कहा जाता है ना डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है? बल्कि उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हाँ, अब आए नीचे और अब जाके लिखें एंगल। बल्कि एक सेकेंड, इससे पहले कि एंगल क्या है उसके बाद में एक काम करें, इस फार्मूले के नीचे एक सवाल लिखें जहां पे आपने कहा ना थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। मैं एक सवाल लिखिए जी, देखिए जी, derive the SI base units, derive the SI base units, derive the SI base units of क्या? of angle
using the above formula. Derive the SI base units of angle using the above formula. अच्छा जी, अगर आप इस फार्मूले को देखेंगे, क्या फार्मूला भाई? थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल ओवर आर में से कैसे निकालूं? अगर आपके पास थीटा जो है वो एल ओवर आर है, तो इसमें से कैसे यूनिट्स निकालूं? एल की यूनिट्स क्या है? मीटर। ओवर आर की यूनिट्स क्या है? मीटर। तो मीटर ओवर मीटर क्या है? सर जी वो तो कोई यूनिट नहीं है। उस हिसाब से तो ये यूनिटलेस है। हाँ जी, अगर आप इसका फार्मूला देख रहे हैं, तो फार्मूला के हिसाब से अगर आप इसकी यूनिट्स निकालेंगे, वो तो मीटर ओवर मीटर होके कैंसिल हो जाएगी। वो क्या आएगी? सर जी वो तो यूनिटलेस आएगी। है जी, तो अब अगर ये यूनिटलेस आ रही है तो इसकी बेस यूनिट्स तो ना हुई, तो फिर रेडियन क्या चीज है? सर वो इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। इस वजह से वो तीसरी कैटेगरी जन्म लेती है। होपफुली अब जाके कहीं बात दिमाग में समझ आई होगी कि सर मुसीबत क्या चल रही है। मुसीबत ये चल रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर वो बेस क्वांटिटी है, इस फार्मूले को देखकर कुछ ने कहा सर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और अब जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी को यूज करके ऐसा बेस यूनिट्स निकालते हैं, वो निकलती नहीं है। लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं जी यूनिट उसकी रेडियन है। तो फटा है कि नहीं है जी? वो फटा क्या है, उस फटे को जरा नोट करते हैं। प्लीज नीचे जाएं, नीचे जाकर लिखें जी यूनिटलेस को अंडरलाइन करें, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए जी, सिंस एंगल इज द रेशियो ऑफ टू पर्टिकुलर लेंथ्स, since angle is the ratio of two particular lengths, so it has no base units. Even आप ब्रैकेट में सकते हैं no derived units. It has no base units, no derived units. So it has no base units or no derived units. However, the System International has designated a supplementary unit. For angle, that is radian. However, the System International has designated a किस कैटेगरी की? सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर एंगल, और वो क्या है? दैट इज रेडियन। असल में ए लेवल की स्पेसिफिकेशन में द वर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया कभी, तो इसलिए मैं, लेकिन क्या करूं, हल्का सा टच, मैंने तो बात समझानी है। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते फार्मूला भी है, एल ओवर आर यूनिटलेस का कॉन्सेप्ट भी है, रेडियन वो कॉन्सेप्ट भी है, तो मैं कैसे एड्रेस करूं इसको? मैं तो बात मुकम्मल करूंगा, ठीक है। अब वो कहते हैं जी आप बच्चे को बताएं कि एंगल की क्या होती है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, तो मैंने बता दिया। फिर वो कहते हैं जी बताएं कि एंगल का फार्मूला एल ओवर आर होता है, मैंने वो भी बता दिया। तो बजाय इसके कि आप मुझसे पूछते सर एल ओवर आर को चेक करें तो ऊपर मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, उस हिसाब से तो यूनिटलेस आंसर आता है। आपने रेडियंस किस खाते में क्या दिया है, तो मैंने खाता आपके सवाल पूछने से पहले ही समझा दिया आपको कि जनाब साहब हमारे ए लेवल के सिलेबस में एक छोटी सी कमी थी, जिस कमी को मैंने पूरा कर दिया है। उसको लिख देना चाहिए सिंपल, क्या ना ये बेस क्वांटिटी है ना ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जिसकी ना तो बेस यूनिट्स होती हैं ना डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। किसको मसला इस बात से? तो हमारा कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया ना। अदरवाइज मैं ये सप्लीमेंट्री और बेस और डिराइव्ड अगर मैं चाहता तो मैं बात को उस तरफ लेके ही ना जाता, लेकिन मुझे मेरे अपने मसले हैं, मेरी अपनी बीमारियां हैं। मैं जब तक बात मुकम्मल ना करूं मैंने आगे जाना नहीं है, ठीक है। अब चाहे मुझे एफएससी की मिसाल देनी पड़े, चाहे मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा हुआ है उसकी कोई मिसाल देनी पड़े, चाहे मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा हुआ है उसकी कुछ मिसाल देनी पड़े, तो मैं तो जब बात मुकम्मल करूंगा तो ही मैं आगे जाऊंगा। उम्मीद करता हूं इस बात के मुकम्मल होने से
सर में दर्द नहीं हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है जी। जहां अगर मुझे आपको लगे सर ये जो आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना सर, इससे मेरे ना बाल सफेद हो रहे हैं और सर मेरे सर से बाल गिल रहे हैं, तो फिर आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो मैं उस एक्स्ट्रा नॉलेज को रोक लूंगा भाई, ठीक है। अदरवाइज एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे फायदे की होती है, नुकसान की नहीं होती भैया, ठीक है। बहरहाल आई बिलीव यहां पे जाके हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। पहली जो हमारी टर्म थी एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया है कि जनाब साहब हमें थीटा के बारे में सब कुछ पता चल गया सर। हमें उसका मैथ्स का नाम क्या है, प्योर मैथ्स में उसका नाम क्या है, जस्ट एंगल। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसका नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, L/R। उस हिसाब से देखेंगे तो कोई यूनिट्स नहीं है, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो हाँ है सर, कोई ना कोई यूनिट्स हैं, रेडियंस हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बात क्या हो गई सर, ये रेडियंस फिर क्या है ना, ये बेस यूनिट्स बनती हैं। बेस यूनिट्स का फार्मूला लगाओ ना, जैसे हम एएस में करते था ना। कौन कौन रीटेक कर रहा है भाई, उनको पता है हमने वो क्या किया है, पहले पूरे दिन ही हर क्वांटिटी क्या निकाल रहे थे हम, फार्मूला सिंप्लीफाई करो, यूनिट्स निकालो, निकलती थी ना भाई, फोर्स की यूनिट्स निकलती थी। मतलब जो हमारी बेस क्वांटिटीज थी उनकी तो बेस यूनिट्स होती थी। फिर जो हमारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती थी उनका भी क्या होता था सर जी, उनकी भी बेस यूनिट्स निकलती थी। जब वो निकल रही होती थी तो बस ठीक है, वो ड्राइव्ड यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहलाती थी। अब इधर मसला क्या है, यूनिट निकल ही नहीं रही लेकिन हमने रखी हुई है। मसला क्या है सर, अगर फार्मूले को देखें तब तो यूनिट निकलती ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है, लेकिन हमने यूनिट रखी हुई है। ओ लेवल में यूनिट रखी थी डिग्री, ए लेवल में उठा के यूनिट रख दी रेडियन। हमने तो दो यूनिट्स रखी हुई हैं, ठीक है। हमने तो डिग्री भी रखी हुई है और हमने रेडियन भी रखी हुई है। हमने तो वो नॉन एसआई भी रखी हुई है, तो एसआई भी रखी हुई है। तो ये एसआई ने किस खाते में जाके यूनिट रखी है? क्या एसआई ने बेस यूनिट्स के खाते में जाके यूनिट रखी है? नहीं, बेस यूनिट्स के खाते में तो कुछ भी नहीं है। एसआई ने क्या इसको ड्राइव्ड यूनिट के जाके खाते में रखा है? वो कहता है, वो उधर भी खामोश है, कहता नहीं उधर भी नहीं रखी। तो फिर उसने क्या किया हुआ है? उसने कहा यार एक तीसरी कैटेगरी है उधर जाके रखा हुआ है। और सिर्फ अकेली ये नहीं है, वहां पर एक और भी है, लेकिन वो मेरे सिलेबस से कहीं भी टच नहीं होती, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। वो जब आप एंटी टेस्ट करेंगे तभी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी या एक एक्स्ट्रा यूनिट है जिसको वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर कैटेगराइज करता है। चूंकि वो मेरे सिलेबस में कहीं टच नहीं हो रही तो मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, वो आप उधर जाके करेंगे। बारह कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। थोड़ा हुआ है तो ठीक है, यूनिट लेस है, ठीक। यहां खाली थोड़ी छोड़ा है, आप इसको कहते हैं 30 क्या 30 कह के छोड़ देते हैं? नहीं ना, होता 30 के साथ या डिग्री लिख देते हैं या कोई रेडियन लिख देते हैं। तो जब आपने डिग्री या रेडियन लिख दिया है तो ये किस खाते में लिखा है? फिजिक्स तो कहते हैं कोई यूनिट, जैसे स्ट्रेन, उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी कि सर स्ट्रेन एक क्वांटिटी हुआ करती थी, वो भी एक रेशो होती थी, वो भी लेंथ की रेशो होती थी, उसकी भी लेंथ और लेंथ की यूनिट्स कट जाती थी, तो वो भी यूनिट लेस होती थी, बिल्कुल मान लेता हूं। तो यूनिट लेस होती थी तो यूनिट लेस ही रखते थे ना। या कभी किसी चैप्टर में उसकी यूनिट डिस्क्राइब की है? कभी भी नहीं की। ये की है भाई? क्यों नहीं की? सर यूनिट है ही नहीं तो क्यों करें? तो बुजुर्ग यहां पे भी यही बात है ना, यूनिट नहीं है तो क्यों करें? है तो कर दिया अगलों ने, अब क्या करें? अब उन्होंने इसकी यूनिट रख दी है, अब क्या करें? वो यूनिट की फिर कैटेगरी डिजाइन करें कि अगर उन पागलों ने रख दी है इसकी यूनिट रेडियन, अब वो पागल थे तो फिर आप भी पागल हो जाते हैं जी। वो कहते हैं तुम भी पागल हो भाई, हमने तो कुछ रखा है उसका कॉन्सेप्ट। खैर बहरहाल जब उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, जब उन्होंने इसका नाम रेडियन रख दिया, इसकी यूनिट का नाम रेडियन रख दिया, चेक कराओ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या बात हो रही है जी? जो मैं बात कर सकता था मैंने कर दी है। उन्होंने स्ट्रेन का जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब भी दे चुका हूं। क्या जवाब दिया मैंने स्ट्रेन का? कि होता है यही वाला प्रॉब्लम वहां स्ट्रेन में भी, कि उधर ऊपर है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L/L, तो मीटर ओवर मीटर वहां भी कटता है। तो जब कटता है तो वो यूनिट लेस होता है। जब वो यूनिट लेस होता है तो हम ये कोशिश भी नहीं करते कि कोई यूनिट रखें उसकी। ये की हमने कोशिश नहीं की ना तो बात खत्म, ठीक है। कि जी वो सर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, मान लेता हूं मैं। किसी को एतराज है इस जुमले से कि स्ट्रेन
एक डिराइव्ड क्वांटिटी है सर जिसकी कोई यूनिट नहीं है, एग्रीड। अब इधर क्या हो गया है, एंगल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वैसे तो उसकी यूनिट नहीं है लेकिन ऐसे है, मतलब वैसे नहीं है, कैसे नहीं है सर, फार्मूले के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ऐसे है, कैसे है, सारा उन्होंने रख दिया है जी, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने नाम रख दिया है, ठीक है। तो जब उन्होंने नाम रख दिया तो किस बुनियाद पर नाम रखा है, उन्होंने फार्मूले की बुनियाद पे तो नाम नहीं रखा, उन्होंने प्योर फिजिक्स की बुनियाद पे भी नाम नहीं रखा, क्योंकि प्योर फिजिक्स क्या डिमांड करती है, या बेस क्वांटिटी डिमांड करती है या ड्राइव्ड करती है। जब वो ड्राइव्ड क्वांटिटी डिमांड करती है तो फिर ड्राइव्ड यूनिट्स डिमांड करती है या ऐसा बेस यूनिट्स भी डिमांड करती है, उस हिसाब से तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या रख दिया है, उन्होंने किसी और ही लेवल पे नाम रखा है, और उस लेवल का हमने क्या नाम रख दिया, सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा, कोई सप्लीमेंट्री जो भी अंग्रेजी का मीनिंग है उसका निकाल लें भाई। सर क्या मीनिंग है एग्जैक्ट सप्लीमेंट्री, जो ओरिजिनल के साथ ना हो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है जी। सो खैर बहरहाल कोई सवाल है जी, स्ट्रेन के अलावा कोई और सवाल पूछेंगे एनीवन? ओके जी, आगे चलेंगे जनाब। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब आपने पिछले साल मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पहले पढ़ा सादा डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ा, उसको जब पकड़ के टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई, सादी वेलोसिटी। क्या आ गई भाई, मतलब अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते थे तो आती होगी क्या, लीनियर वेलोसिटी। वो मीटर्स को टाइम सेकंड से करें तो मीटर पर सेकंड। मैंने आज क्या पढ़ा आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर मेरा दिल करे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बनेगी भाईजान, तो काम करो जी, सेकंड क्वांटिटी इस चैप्टर की जो हमने पढ़नी है, व्हाट इज दैट, दैट इज एंगुलर क्या, एंगुलर वेलोसिटी। हेलो जी, वो कहते हैं जब आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी उसको जब आप टाइम से डिवाइड करते थे तो आती थी लीनियर वेलोसिटी, एएस वाली। मतलब मीटरों को सेकंडों से डिवाइड करते थे तो आता था क्या, मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आ गया भाई क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने पहली क्वांटिटी बनाई है, उसका जब मैं रेट ऑफ चेंज लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं क्या बनाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी उसको कहूंगा, और उसको फिर मैं मीटर पर सेकंड नहीं, उसको मैं उसकी यूनिट्स क्या बनाऊंगा, रेडियंस पर सेकंड बनाऊंगा। खैर बहरहाल फिर उसका मैं सिंबल भी क्या रखूंगा, ना तो यू रखूंगा ना वी रखूंगा, यू वी डब्ल्यू, क्या रखूंगा भाई, डब्ल्यू रखूंगा, है जी। यू के बाद वी है, यू हो गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वाली, लीनियर वाली। वी हो गई क्या, कौन सी वाली, लीनियर वाली। तो अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो यू के बाद वी है तो वी के बाद डब्ल्यू है, तो पुत्र जी मैं डब्ल्यू रखूंगा। खैर कुछ लोग कहेंगे सर ये कोई पता नहीं क्या बोल रहे थे भाई, हाँ जी, नहीं हो भाई, हाँ जी जी, इसको कोई ओमेगा बोल रहे हैं यहाँ पे कहीं, कौन बोल रहा है भाई, हाँ जी, नहीं भाई मैंने इसको ओमेगा नहीं बोलना, ठीक है जी, मैं किसी सूरत में भी इसको ओमेगा नहीं बोल रहा हूँ, ओमेगा किसी और सिंबल को मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं इसको यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू, ये वो वाला डब्ल्यू है, क्योंकि यू वी किस चीज के लिए है, इधर भाई इधर निमर, ओ यार वो तंग ना करो भाई, तंग ना करो प्लीज, मुझे ध्यान दो, छोड़ो अपनी जो बहस करनी मुझसे कर लो, बताओ क्या सीन है। आस्था बोला किधर थे, डब्ल्यू पर थे जी, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर ने ऑफ कोर्स इसके लिए ओमेगा का सिंबल या ओमेगा का नाम बोला होगा, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता ओमेगा का सिंबल। मैंने कहा क्या बोला है आपके लिए, आपको याद है ना, मैं तो ओ लेवल से एएस और एएस में से ए2 में आऊंगा, ठीक है। पुराने किसी जमाने में आपने क्या इस्तेमाल किया वेलोसिटी के लिए, यू किया है या फिर वी किया, तो वेलोसिटी के लिए तो या यू होना चाहिए या वी होना चाहिए, लेकिन ये यू और वी कौन सी वेलोसिटीज हैं, सर ये लीनियर वेलोसिटीज हैं जो मीटर्स पर सेकंड में होती हैं। तो अब यहां है तो ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी, लेकिन कौन सी वाली है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो यू वी से हटकर
लेकिन यू वी जैसा कोई सिंबल लेना है, क्या करना जी, वरना यू होना चाहिए ना वी होना चाहिए, लेकिन यू वी के आसपास जैसा कोई होना चाहिए। तो यू वी के आसपास कौन है, यू है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू है। किसी को मसला इस बात से, तो मैंने डब्ल्यू रख दिया। तो डोंट कॉल इट ओमेगा, कॉल इट डब्ल्यू, एंड इफ यू वांट टू कॉल इट ओमेगा फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। किसी जुबान में इसको ओमेगा भी कहते हैं, यस कहते हैं, लेकिन मैं तो पुत्र अंग्रेजी जुबान का गुलाम हूं, ठीक है। मैं तो अंग्रेजी जुबान को यहाँ पे फॉलो करूंगा, ठीक है। वो क्या है जी, ओमेगा के हिसाब से नहीं, डब्ल्यू के हिसाब से इसको चलाएंगे। और डब्ल्यू की सेंस मैंने डेवलप करा दी है। किधर पहुंचे जी, किधर पहुंचे, किधर पहुंचे, डिफाइन कराओ यार, क्या डिफाइन करो। इट इज डिफाइंड एज क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, देखो जी, it is defined as the rate of change of it is defined as the rate of change of angular displacement, defined as the rate of change of angular displacement with respect to time. And you know, with respect to time लिखना इतना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, मुझे पीछे रेट लिख दिया है, फिजिक्स में रेट का मतलब ही क्या है कि वो टाइम के साथ ही होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ब्रैकेट में लिखें, पूरी डेफिनेशन का हिस्सा बेशक उसको मत बनाएं, क्योंकि ये फिजिक्स में अंडरस्टूड फिनोमेना है कि रेट मींस व्हाट, रेट मींस क्या, कि वो टाइम से ही डिवाइड किया गया है, या वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही रिलेट किया गया है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे डिफाइन में करें जी, रेट को अंडरलाइन करें और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन कर लें, तो फार्मूला पहले पूरी अंग्रेजी में लिखता हूं जी कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड मतलब इज इक्वल टू द रेट मतलब डिवीजन ऑफ क्या, रेट ऑफ क्या जी, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि सर जी इसका सिंबल क्या है, थीटा ओवर टाइम का सिंबल क्या है, स्मॉल टी, तो फिर इस एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, डब्ल्यू, या जो भाई कहते हैं ओमेगा, मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है वैसे, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जैसे मैंने अपने दिमाग को डब्ल्यू याद कराया तो आप भी डब्ल्यू याद कर ले, ठीक है। क्योंकि सिंबल्स को कहते हैं क्या है ये तो कभी पेपर में नहीं आता ना, कि सिंबल को थीटा कहते हैं कि पीटा कहते हैं कि फाई कहते हैं कि जो भी कहते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। बहरहाल ये हमारा कौन सा जी, ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला है भाई। पहला वाला कौन सा था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या एल इज इक्वल टू क्या, आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू क्या, हमारा पहला था। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में से अब क्या करूं, हाँ इधर से अगर आपने यूनिट्स निकाली तो क्या होंगी, थीटा की क्या, थीटा क्या, रेडियन, पर क्या, पर सेकेंड, आर ए डी एस माइनस वन, आर ए डी एस माइनस वन। एक सवाल है बस आपसे, क्या इस कॉम्बिनेशन को एसआई बेस यूनिट्स कह सकता हूं, नहीं, लेकिन एसआई यूनिट्स कह सकता हूं, एसआई यूनिट्स, हाँ वो तो मैं कह सकता हूं, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल नहीं बताई है। एसआई बेस यूनिट्स नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि रेडियन जो है ना वो बेस नहीं है, लेकिन ये एसआई यूनिट जरूर है। इसको आप एसआई यूनिट कह दीजिए जनाब। व्हाट इज दिस, दीज आर द एसआई यूनिट्स। अब ये भी वो सप्लीमेंट्री खाते में जाती हैं कि जिस भी खाते में जाती हैं, बस एक दफा एंगल को हमने सप्लीमेंट्री कर दिया, उसके साथ जितना भी निकलेगा, अब मैं सप्लीमेंट्री के परेशानी में आपको नहीं लेके जा रहा, बस जो यूनिट्स निकलती हैं निकालते जाएं जी, जो भी यूनिट्स निकलती हैं वो निकालते जाएं। लेकिन हाँ एक बात का बस ध्यान रखें कि रेडियन पर सेकेंड है, ये कॉम्बिनेशन या ये प्रोडक्ट या कोशेंट ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स नहीं है, ठीक है। ये एसआई यूनिट तो है, एसआई बेस यूनिट नहीं है, बस इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, ओके जी पुत्र, क्या
इधर वाली कि इधर वाली? इधर वाली। आप फिजिक्स का रीटेक दे रही हैं, ठीक है। आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ा है, उसमें आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उनके नाम बताएं। ऊंचा, वैसे कर रही हैं, नाम बताएं। क्या? लेंथ, चलो लेंथ हो गया। दूसरा मीटर हो गया, वो लेंथ की यूनिट है मीटर। बेस क्वांटिटी बतानी है दूसरी, टाइम। तीसरी सोचो सोचो सोचो, ये बड़ा सिंपल है, कोई बात नहीं, सोच लो, टेक योर टाइम। चल मैं बता देता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, दीज आर 5 बेस क्वांटिटीज। लेंथ की यूनिट SI यूनिट, बेस यूनिट इज मीटर, SI बेस यूनिट इज मीटर। मास की SI बेस यूनिट इज kg। टाइम की SI बेस यूनिट इज सेकेंड। टेम्परेचर की SI बेस यूनिट इज केल्विन। करंट की SI बेस यूनिट इज एम्पेयर। तो दीज आर द 5 SI बेस यूनिट्स। छठी सातवीं वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर है भी तो कौन सी होती है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाली मोल्स और लाइट इंटेंसिटी वाली कैंडल। अच्छा, उनको माने गोली। ये जो 5 हैं जिनको हम यूनिट्स कहते हैं, मीटर हो गया या केजी हो गया या सेकंड हो गया या एम्पेयर हो गया या केल्विन हो गया, इन्हीं 5 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बेस यूनिट्स बनती हैं। अगर आपने उस चैप्टर में डिराइव्ड क्वांटिटीज की SI बेस यूनिट्स निकाली हैं तो क्या निकलती हैं? आप फोर्स की निकालें तो kg ms -2, आप वर्क की निकालें तो kg m स्क्वायर s -2, आप अगर पावर की निकालें तो kg m स्क्वायर s -3, अगर आप प्रेशर की निकालें तो kg m -1 s -2। पता नहीं सही बोला कि गलत बोला है? सही बोला है, अच्छा जो भी है। तो मैं अपने दिमाग में कोई मेंटल मैथ्स चल रहा है मेरे, ठीक है। हालांकि मैंने कहा था याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सब की ना क्या निकलती हैं? जो बेस यूनिट्स निकलती हैं वो कैसी होती हैं? या उनमें केजी आता है, या उनमें मीटर आता है, या उनमें सेकंड आता है, प्लीज सुनिए, या उनमें केल्विन आता है, या उनमें एम्पेयर आता है। इन 5 के अलावा अगर कुछ आना हुआ तो क्या आ सकता है? मोल आ सकता है, और अगर कुछ और भी आना हुआ तो क्या आ सकता है? कैंडल आ सकता है। मुझे एक बात बताएं, इसमें सेकंड तो है, ठीक है, मीटर है नहीं, केजी है नहीं, मोल है नहीं, केल्विन है नहीं, एम्पेयर है नहीं, कैंडल है नहीं, ये क्या है? ये तो रेडियन है। तो अगर इसके अंदर कोई रेडियन है, कोई एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्री सी यूनिट है, तो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, इज इट? नो, इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। सो इसकी जो भी ये यूनिट बनी है, ये SI बेस यूनिट्स नहीं कह सकता मैं इसको। हाँ, ऐसा यूनिट कह दिया है कि कुछ तो नाम रखा है साइंसदानों ने, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या नहीं कह रहा, इसको मैं SI बेस यूनिट्स नहीं कह रहा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप लोग को मालूम है, फिजिक्स के पहले चैप्टर में सवाल होता था क्या, व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ वर्क, व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ एनी अदर ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेकिन क्या ये सवाल आ सकता है, व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? नहीं, ये सवाल ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि सर उसकी ये जो यूनिट हम लिखेंगे ये SI बेस यूनिट नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या सवाल आ सकता है? हाँ सर जी, ये सवाल आ सकता है, व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? हाँ, वो रेडियंस पर सेकंड है। आई होप जो मैं बात समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। जैसे v और u कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फिर फाइनल वेलोसिटी। चलें हम इनका ना, हम इस ओमेगा को शायद कांस्टेंट कर देंगे, हम इसका इनिशियल और फाइनल पढ़ेंगे ही नहीं। अगर पढ़ा तो देखेंगे कि छोटा w बड़ा W या WI WF ऐसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा A लेवल का सिलेबस है, उस सिलेबस में वो कहता है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। देखेंगे कि उसको मैंने वहां तक कैसे पहुंचाना है, कैसे नहीं। अभी तो फिलहाल सिर्फ जितना ओमेगा समझाया है उतना ही समझेंगे। अच्छा, अब जो अगली बात समझानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। वो क्या इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिए प्लीज। मैं इस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं यहां पे? नहीं, थीटा की जगह एज अ क्वांटिटी L over R लिख सकता हूं,
अच्छा अगर मैं L over R लिख सकता हूं तो जरा कोशिश करें प्लीज। ओमेगा इज इक्वल टू क्या, थीटा की जगह क्या जी, L over R इंटू क्या, T। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी को मसला है मैंने थीटा की जगह L over R लिख दिया है? नहीं ना भाई, अभी तो प्रूफ किया था, कल के लेक्चर की बात है, थीटा इज इक्वल टू L over R लिख दिया भैया। अब जो अगली बात मैंने समझानी है वो क्या है, थीटा की जगह L over R लिखा है, डन हो गया। इसकी जगह क्या लिखूं, ये लेंथ ओवर टाइम, आर्क लेंथ ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्या है? ये तो सादी सादी स्पीड है, ये सादी सादी क्या ऐसे वेलोसिटी है? नो नो नो, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं वो जो आर्क पे लेंथ जा रही थी, वो आर्क की लेंथ को किससे डिवाइड कर रहा हूं? मैं आर्क की लेंथ को टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो आर्क की लेंथ थी वो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। तो यू नो खैर जो भी है, इसकी जगह क्या लिखूंगा भैया? सर दिस इज ओमेगा या W, व्हाट इज दिस, L over T, this is that V, what is this? Sir, it is V for, you call it speed, better to call it speed, no, don't call it velocity। लेकिन चलें एक काम करते हैं, एक लम्हे के लिए इस गलती को बर्दाश्त कीजिए। किस गलती को? लेट मी कॉल इट वेलोसिटी, हालांकि ये है क्या, स्पीड। मैं क्यों उसको वेलोसिटी बोलना चाहता हूं? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ओवर क्या, ओवर आर, है जी। हालांकि इसको लीनियर वेलोसिटी नहीं है, क्या ये स्पीड है, सादी स्पीड है, ये लीनियर स्पीड कह सकते हैं हम उसको। बहरहाल ये मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आई है, इसमें से पता है मैं क्या चाहता हूं? मैं ना इसमें से V को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। V इज इक्वल टू क्या, R ओमेगा, या V इज इक्वल टू RW। हेलो जी, V इज इक्वल टू क्या, RW। V इज इक्वल टू क्या जी, RW जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? प्लीज टेल मी व्हाट इज V, व्हाट इज W? अब वैसे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंगुलर क्या, वेलोसिटी। इसका नाम क्या है, लीनियर क्या, स्पीड लिखें यार, मैं ये टेक्निकल एरर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कॉल इट लीनियर वेलोसिटी। क्यों? वो V इज एक्चुअली लीनियर स्पीड है ये। अच्छा, तो यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन क्या, लीनियर स्पीड एंड क्या, एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या, बिटवीन लीनियर स्पीड एंड क्या, एंड एंगुलर वेलोसिटी। यू नो व्हाट इज R? R इज रेडियस। वो जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो तो क्या R चेंज होता है? नो। अगर R कांस्टेंट है, अगर R क्या है जी, अगर ये R, since R is constant, since R for radius is constant, so what? So सर जी जो V है ना, सर जी जो V है ना, वो ओमेगा के या W के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि सर जी ये जो लीनियर स्पीड है, एंड अब जुमला लिखिए जी, हेंस क्या, हेंस लीनियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। हेंस क्या जी, हेंस द लीनियर स्पीड इज इक्वल टू क्या, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। लिखना रिपीट जल्दी से, हेंस क्या जी, लीनियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल नहीं लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब कुछ समझाएगा? इसका मतलब क्या है, जितनी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी तो उतना एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब किधर है सर्कल, किसी भी सर्कल पे जाएंगे,
किधर बनाऊं जी सर्कल? सर जी कहीं पे भी एक सर्कल बना लें। ये सर्कल का क्या है? सेंटर। ये सर्कल का क्या है? रेडियस। ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये किधर मूव कर रहा है जी? अलोंग द किधर मूव कर रहा है? सर ये अलोंग द क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस मूव कर रहा है। यहां पर ट्रेवल क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको यहां से यहां पहुंचाएंगे तो यहां क्या ट्रेवल हो रहा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवल हो रहा होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो ट्रेवल हो रहा होगा, या नहीं? जितना ज्यादा आप आर्क मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी ज्यादा लेंथ कवर करेंगे उतना ज्यादा एंगल कवर करेंगे। तो ये हमारे कल का लेक्चर था कि एल और थीटा आर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एल है उतना ज्यादा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने ये? ठीक है। अच्छा ये बात हमने कल की पढ़ी थी कि एल और थीटा आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूं दोबारा जी ये क्या है? सर ये फिर सर्कल है। ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा जब ये मूव कर रहा है, अब इसकी जो ये वाली मूव करने वाली क्या? सर ये मूव करने वाली जो स्पीड है जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से क्या होगा? सर जी यहां घूमने वाली जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। जैसे एल और थीटा आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल वैसे ही वी और ओमेगा आपस में क्या है? किसको मसला इस बात से भाई? तो जो वो इक्वेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा, कौन सी वाली? ये जो इक्वेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा, एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में क्या है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। एग्जैक्ट यही सीक्वेंस है। V इज इक्वल टू क्या? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाएं जी। वहां जाके लिखें L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या लिखें? L इज इक्वल टू आर थीटा। पेज के हेडर पे जाके लिखें L इज इक्वल टू आर थीटा। लिख दिया? उधर एक बात तो बताएं, इधर भी अगर मैं किससे डिवाइड करूं? टाइम से, तो उधर भी क्या करूं? टाइम से डिवाइड कर दें। किसी को मसला इस बात से? हमें दिल कर रहा है, एक इक्वेशन लिखी है L इज इक्वल टू क्या? आर थीटा। मेरा दिल कर रहा है इधर भी टाइम से डिवाइड कर लूं उधर भी टाइम से डिवाइड कर लूं, तो ये क्या बनेगा? व्हाट इज L ओवर T? V मां थीटा ओवर T, ओमेगा या W। तो क्या इक्वेशन बनी? V इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। किसको मसला है? तो बेसिकली असल इक्वेशन क्या है? सर वो L इज इक्वल टू आर थीटा ही है। क्या है? उस L की जगह आपने टाइम से डिवाइड करके V बना दिया, तो दूसरी तरफ के थीटा को टाइम से डिवाइड करके आपने क्या? W बना दिया। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? आर डब्ल्यू हो गया। इसमें अगर किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। अब आप उसको आर डब्ल्यू कहें कि आर ओमेगा कहें, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई। सो यू नो हमने क्या किया है? आई थिंक ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। क्या जनाब साहब? ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। और हमारे दिमाग में क्या सीक्वेंस डेवलप हो रहा है? सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ा रहा हूं। क्या टर्म्स पढ़ाई हैं? सबसे पहली टर्म पढ़ाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो सादा सादा एंगल होता है, उसका ताल्लुक किसके साथ डिस्क्राइब किया है? आर्क लेंथ के साथ। ग्रेटर द आर्क लेंथ ग्रेटर द एंगल एट द सेंटर। L is proportional to theta, L is equal to r theta, theta is equal to L over r। किसी को मसला है भाई? फिर मैंने कहा जी जब थीटा ट्रेवल होगा या थीटा डिस्प्लेस होगा तो उसको भी उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन होगा। उसको टाइम के साथ रेट लूंगा तो क्या कह दूंगा? उसको एंगुलर वेलोसिटी कह दूंगा। उसको एंगुलर वेलोसिटी क्या करिए? दूसरी इक्वेशन बना दी। फिर या तो इधर थीटा की जगह L over r लिखकर ये इक्वेशन बनाइए, या उसी इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करके वो इक्वेशन बनाइए। क्या इक्वेशन बनाइए? V is equals to R omega। V is equals to क्या? R omega या V is equals to RW। V is equals to RW। किसी को अगर मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक मैं यहाँ पर फिजिक्स के लेक्चर का इख्तिताम करूंगा।